गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज तिवारी। आज आप लोगों को क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल स्टडी ज्योग्राफी चैप्टर 2 पार्ट 5 चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर के बारे में आप लोगों को आज पढ़ाना चाहता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सॉइल इरोजन बताना चाहता हूं। सॉइल इरोजन क्या है कि टॉप सॉइल जो है, टॉप मोस्ट क्रस्ट जो है अर्थ का, उसका सबसे ऊपरी पार्ट जो है उसे सॉइल कहते हैं। तो सॉइल का किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक कट करके, चाहे पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से चला जाना ही सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो उसमें देखें तो इसका रीजन क्या है, जैसे कंटिन्यूअस कल्टीवेशन हो रहा है क्रॉप का, तो लोग गहरी जुताई करते हैं, उस पर कंटिन्यू खेती करते चले जा रहे हैं। और क्या है, वो जो एग्रीकल्चर है सेम लैंड पर जो है एवरी ईयर हो रहा है, प्रत्येक वर्ष जो है एग्रीकल्चर किया जा रहा है, खेती का काम किया जा रहा है, जिससे उसकी फर्टिलिटी जो है लॉस होती चली जा रही है। और फर्टिलिटी लॉस होती चली जा रही है तो क्या करते हैं कि फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कभी कभी क्या है, कुछ ऐसे फसल बोते हैं जिनसे कि मिट्टी में जो है फर्टिलिटी फिर से रिन्यू हो सके। तो इसके लिए जो है लेग्यूमिनस क्रॉप को बोते हैं। और इसके बाद क्या है, कभी कभी जब लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं बो पाते या उससे नहीं पूरा हो पाता, तो कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र और मैन्योर का भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो गलत तरीके से जो है एग्रीकल्चर किया जाता है, गलत तरीके से उस पर इरिगेशन का सिस्टम बनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है सॉइल इरोजन का कारण बनता है। वैसे देखें तो सॉइल इरोजन जो है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक कहा जाता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा कहा जाता है ह्यूमन फैक्टर। दो फैक्टर उसको जो है प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखते हैं तो जो फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर में क्या है, दो ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके कारण जो है ये सॉइल इरोजन होता है। तो पहला एजेंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, और सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ विंड। जब बहुत तीव्र गति से बरसात होती है, बहुत तीव्र गति से बरसात होती है, तो बरसात होने के कारण जो टॉप क्रस्ट है, टॉप मोस्ट सॉइल है, वो पानी के साथ जो है कट करके बह जाता है। तो इसके बाद जो है इसी तरह वेलोसिटी ऑफ विंड देखें तो तेज गति से जो हवाएं चलती हैं, टॉप मोस्ट लेयर जो है अर्थ का, अगर वो किसी तरीके से वेदरिंग का प्रोसेस हुआ है तो उसको जो है वहाँ से वो हवाएं उड़ा ले जाती हैं। तो ये दो एजेंट हैं फिजिकल फैक्टर। और ह्यूमन फैक्टर में देखें तो डिफॉरेस्टेशन है, तीव्र गति से जो है ये जो कटाव होता चला जा रहा है, वनों को काटते लोग चले जा रहे हैं अपने कामों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है ये ह्यूमन फैक्टर है जो कि वो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह देखें जो ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड में भारी मात्रा में जो रेंचर हैं वो ले जा करके अपने कैटल्स को चराते हैं। तो कैटल्स को चराते हैं तो इस गति से चरा देते हैं कि जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो पूरी तरीके से उस पर कोई वेजिटेशन नहीं रह पाता। और स्टूडेंट आप लोगों को मालूम होगा कि जो टॉप मोस्ट सॉइल है, अगर वो वेजिटेशन से कवर है तो इरोजन को कंट्रोल करता है। और जब टॉप मोस्ट सॉइल पर वेजिटेशन कम होता है, ग्रासेस कम होते हैं, तो बरसात से या हवा से वो टॉप मोस्ट सॉइल उड़ा या बहा दे दिया जाता है, तो इरोजन का प्रोसेस उससे प्रभावित होता है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है, जब जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक तरीके से देखें तो वाटर में सॉल्युबल होता है, और जब उसे खेतों में डालते हैं तो वो क्या है, एक तरीके से सॉल्युबल होता है, तो वो घुल करके अर्थ के अंदर चला जाता है। तो क्या करता है, एक तो वो जो है अंडरग्राउंड वाटर को जो है प्रदूषित करता है, दूसरा क्या करता है कि जो मिट्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते रहने से फर्टिलाइज़र के वेरन होता चला जाता है। उसमें जो है एक तरीके से फर्टिलिटी कम होती चली जाती है और वो बैरन होता चला जाता है। तो इस तरह से ओवर यूज करने से भी ऐसा होता है। फाल्टी इरिगेशन सिस्टम, सही ढंग से जो इरिगेशन का साधन न अपनाने से जो है वो कहीं ना कहीं इरोजन का प्रोसेस होता है। और ये सब जो है फैक्टर है जो कि इरोजन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है
कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है? वाइज एंड रेशनल यूज ऑफ सॉइल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरोजन। बुद्धिमानी तरीके से, बुद्धिमत्ता विवेकपूर्ण तरीके से जो मिट्टी है उसके कटाव को रोकना ही सॉइल इरोजन जो है कंजर्वेशन कहा जाता है। सॉइल इरोजन को कंजर्व करना, रोकना ही सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। और इसको कंजर्व करने के कई तरीके हैं जिसमें यहाँ बताया गया है। तो जिसमें दिया है प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम होगा कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, और बरसात के समय या जब तेज बाढ़ आता है तो उस समय मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। और जब वहाँ पेड़ों की कमी होगी तो क्या होगा? ये कटाव तीव्र गति से होगा। इस तरह अगर कटाव को रोकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और जो फॉरेस्ट है उसको कटने से रोका जाए, तो जो है ये इरोजन रोका जा सकता है। बिल्डिंग चेक डैम क्या है कि बाढ़ का पानी या बरसात का पानी जो है वो कहीं न कहीं तेज गति से बहता है, तो स्लोप से होकर जाने पर वो जो है इरोजन करता चला जाता है। तो हमें अलग अलग क्षेत्रों पर, एक छोटे छोटे क्षेत्रों पर छोटे छोटे चेक डैम बना देने चाहिए। चेक डैम बनाने से पानी इकट्ठा होकर एक ही जगह से वो जा कर के गिरेगा, जिससे कि इरोजन का प्रोसेस कम हो पाएगा। अदरवाइज अगर चेक डैम नहीं बनाया जाता है तो अलग अलग तरीके से ये इरोजन का जो है प्रोसेस तीव्र गति से बढ़ जाता है। तो हमें जो है चेक डैम बना देना चाहिए। कंटूर प्लाविंग करना चाहिए। खेतों में जो ढलान है, हमें ढलान की दिशा में, जैसे स्लोप इस तरह है तो हमें स्लोप की दिशा में ऐसे जो है प्लाविंग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो स्लोप्स है उसकी विपरीत दिशा में हमें जो है खेत की जुताई करना चाहिए। जिससे क्या है कि जो मिट्टी का कटाव है वो पानी को जो है कटाव को रोकेगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसके रास्ते को बॉन्ड करेगा। अदरवाइज क्या है, वो मिट्टी का कटाव बढ़ता चला जाएगा। कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग, जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रेजिंग कराते हैं कैटल्स को चराते हैं, तो जो टॉप मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, वो जो है किसी न किसी तरीके से समाप्त हो जाता है वेजिटेशन, जिसके कारण इरोजन बढ़ जाता है। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग से कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि टॉप मोस्ट सॉइल जो है वो कवर रहे वेजिटेशन से, जिससे कि इरोजन का प्रोसेस कम हो सके। टेरेस फार्मिंग, जो माउंटेन्स हैं उनके स्लोप्स पर, माउंटेन्स के स्लोप्स पर हमें चाहिए कि सीढ़ी की तरह एक स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे करके टेरेस बना देना चाहिए। टेरेस बना करके उस पर एग्रीकल्चर करना चाहिए, क्योंकि स्लोप होगा तो क्या होगा कि स्लोप पर से जब भी बारिश होगा तो मिट्टी का कटाव बहुत तेज होगा। और अगर उसे सीढ़ी की तरह बना देंगे, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो स्टेप वाइज होने पर उनको बॉन्ड होते हुए चले जाएंगे। और एक तरीके से कहे तो पानी का जो फ्लोइंग है वो उसका स्पीड कंट्रोल होगा, कम हो करके जाएगा। तो हमें चाहिए कि जो है टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, जहाँ जिस एरिया में पेड़ों की कमी है, बाढ़ का चांस ज़्यादा होता है, हमें वहाँ, या बारिश तेज होती है, हमें उस एरिया में या सभी एरिया में कहें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जैसा मैंने बताया कि पेड़ों की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी को कटाव से रोकती हैं और उसको बांध के रखती हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमेशा एक तरीके से कहें कि एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। दूसरा कहा है यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र। जैसा मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने से कहीं न कहीं जो है उसकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है और वो बैरन होता चला जा रहा है, और उससे जो है मिट्टी का ऊपरी संगठन वो ढीला होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, जो इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र हैं उन्हीं का यूज करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज का। तो स्टूडेंट, वाटर रिसोर्सेज क्या है कि हम जानते हैं कि पूरा अपना अर्थ जो है उसमें से 2/3 पोर्शन जो है वो वाटर है, और केवल 1/3 जो है वो स्थलखंड है। तो उस 2/3 में भी क्या है, मैक्सिमम वाटर जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है, हमारे यूज का नहीं है। जितने भी जो है ओशंस में पाया जाता है, जितने भी सी में वाटर पाया जाता है, वो हमारे यूज के लिए नहीं है। वो सभी जो है क्या है, अनफ्रेश वाटर है, सैलिन वाटर है।
तो फ्रेश वाटर जो है जो पाया जाता है वो मुख्य रूप से वो रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड में फ्रेश वाटर पाया जाता है। और जो फ्रेश वाटर हैं वो अनफ्रेश वाटर की तुलना में उसका डिमांड ज़्यादा है। जैसा कि तीव्र गति से जो है पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है कि एक तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या है कि इस तरीके के वाटर सप्लाई का जो है डिमांड बढ़ा है, तो इसलिए देखा जाए तो जो है फ्रेश वाटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। वैसे तो देखा जाए जो फ्रेश वाटर है उसको वाटर साइकिल के द्वारा रिन्यू किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें क्या है एक विवेकपूर्ण तरीके से जो फ्रेश वाटर है उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको कंजर्व करके रखना चाहिए। इसके बाद कहा है कि अब जो मैंने बताया कि जो अबंडेंट वाटर है फिर भी फ्रेश वाटर की कमी है, तो फ्रेश वाटर जैसे रेन वाटर है, फ्लड का वाटर है, इन सबको जो है अगर हम किसी तरीके से मैनेजमेंट कर लें उसका, तो हमें जो है जो फ्रेश वाटर है उसकी मात्रा अवेलेबल होती रहे। तो इसके लिए जो है जैसे इंडिया में ही देखें तो कई रिवर वैली प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, और वो उसका मुख्य जो है कि इस तरीके से फ्रेश वाटर का जो है यूटिलाइजेशन किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि चेक डैम बना करके तेज गति से बरसात हो रहा है, बाढ़ का पानी है कहीं न कहीं वो प्रभावित करे, तो बाढ़ का पानी और फ्रेश वाटर और जो चेक डैम का जो है कंडीशन, तेज गति से बरसात हो रहा है, बाढ़ का पानी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। उसमें अलग अलग जगहों पर पानी को रोक करके जो है कंट्रोल करके उसे नहरों के माध्यम से इरिगेशन का सिस्टम बनाया जा सकता है। उन्हें जो सेमी एरिड रीजन है, जैसे राजस्थान का रीजन है, गुजरात का रीजन है, सेमी एरिड रीजन, वहाँ तक इसको भेज करके इरिगेशन का सिस्टम बनाया जा सकता है। उसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसका रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं हमें फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड कराएगा। दूसरी तरफ जो है क्या है कि ये हमें इरिगेशन के लिए और जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए हेल्प करेगा, और अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता रहेगा। अगर हम रिजर्वर बनाते हैं और जो बाढ़ का पानी है उसको ऐसे ही नहीं बहने देते, उसको रिजर्वर बना करके हम अगर अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहते हैं तो हमें फ्रेश वाटर जो है मिलता रहेगा। तो ये रिवर वैली प्रोजेक्ट जो अलग अलग देशों में बनाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं ऐसे फैक्टर हैं जो कि फ्रेश वाटर को रिन्यू करते हैं, एक रिसाइकल करते हैं। तो भारत में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उसी तरह जो है कहा है कि इसके बाद बताया है कि जो अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है उसके कारण वाटर पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, मिल फैक्ट्रियाँ बनेंगी। इसके अलावा मिल फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं, घरों से जो है वेस्ट जो है निकलने वाले वेस्टेज वाटर हैं वो कहीं न कहीं नदियों में जा कर के या इस तरीके से जा कर के उसमें गिर रहे हैं और उसको पोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि उसका कोई न कोई सलूशन निकाल करके उसका ट्रीट करके और उसको फ्रेश करके ही जो है गिराया जाए। तो ये सब मुद्दे भी हैं। इसके अलावा कहा है कि एब्सेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट, इस तरीके के वाटर मैनेजमेंट का जो है कहीं न कहीं एब्सेंस है जो कि फ्रेश वाटर को चोक कर रहे हैं और उसके सप्लाई को पूरे वर्ल्ड में प्रभावित कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे मैनेजमेंट करना चाहिए, कुछ ऐसा प्रबंधन करना चाहिए जो कि ऐसे फैक्टर हैं जो फ्रेश वाटर के डिक्लाइन के फैक्टर हैं, तो उसको जो है हमें मैनेज किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे मेथड बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमें फ्रेश मात्रा में अवेलेबल हो सके। स्टूडेंट, इस तरह सेकेंड चैप्टर जो था नेचुरल रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे में आपको इसका एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा। दैट्स ऑल।